गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज का हमारा सेशन जो है वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में वो सारे प्री के लिए रखे गए हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वे ऑफ सक्सेस का हमारा जो है कि व्हाट इज वे ऑफ सक्सेस, तो वे ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क। कि जिसने मेहनत की है उसको उसकी सीट मिल जाएगी। कहते हैं कि सीट कम है लेकिन हार्ड वर्क ज्यादा होगी तो आपकी सीट पक्की है। यानी कि जिसने भी हार्ड वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है तो वो हार्ड वर्क करना शुरू करे और डिटर्मिनेशन रखे कि उसको सीट से कितनी ही कम हो, आप अगर मेहनत है आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क आपको आपकी सीट दिला देगा। तो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सडन इंटेंस मिड एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी कि पेन कैसा है। एक तो पेन सडन हुआ है और मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर है एंड पेन रेडिएटिंग टू राइट शोल्डर। और पेन हमारा क्या कर रहा है, राइट शोल्डर के अंदर जा रहा है। यानी कि फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि मिड एपिगैस्ट्रिक पेन है। मिड एपिगैस्ट्रिक पेन, ये मिड एपिगैस्ट्रिक क्या है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके रीजन है, उसमें मिड एपिगैस्ट्रिक जो हमारा रीजन है ये वाला क्या है, हमारा मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन है। अब इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है और पेशेंट को पेन कैसा है, सडन है और कैसा है, रेडिएटिंग पेन है। वो रेडिएट कहाँ हो रहा है, शोल्डर में। तो वो पूछ रहा है कि मे इंक्लूड, तो पूछ रहा है डायग्नोसिस क्या है, कि डायग्नोसिस हम क्या करेंगे इस पेशेंट को। तो स्टेंगुलेटेड हर्निया होगा, जीईआरडी होगा, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा या अल्सर परफोरेशन होगा। तो हमारी डायग्नोसिस क्या है, तो हम बात करते हैं स्टेंगुलेटेड हर्निया में। तो स्टेंगुलेटेड हर्निया कभी भी मिड एपिगैस्ट्रिक पेन नहीं होगा, उसमें उसमें पेन जो होगा वो हमारा लोअर एब्डोमेन के अंदर होगा। इसमें पेन जो होगा वो कहाँ होगा, लोअर एब्डोमेन के अंदर। हमारा जो जीईआरडी है, जीईआरडी का मतलब है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो एसिड होता है स्टमक का वो वापस किसमें चला जाता है, इसोफेगस के अंदर, या हम बोले कि उसका बैक रिगर्जिटेट हो जाता है इसोफेगस में, जिसकी वजह से हमारा जो थोरैक्स रीजन के अंदर होता है, मिड थोरैक्स के अंदर हमारा पेन होता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें क्या होगा, हमारा कि जो स्टमक से जो कंटेंट है वो बाहर नहीं जाएगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी पाइलोरिक स्टेनोसिस जैसी डिजीज इसके किसके अंदर आती है, हमारी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, जो हमारी क्या करती है, हमारे फूड कंटेंट को आगे इंटेस्टाइन के अंदर जाने से रोकती है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, पेन होगा, लेकिन इतना क्या होगा, तो सडन पेन नहीं होगा। दूसरा, पेन रेडिएट नहीं होगा कि वो पेन राइट शोल्डर के अंदर चला जाए। तीसरा है मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा अल्सर परफोरेशन। तो हम बात कर रहे थे कि मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो पेन हो रहा है हमारा, तो मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन का जो पेन है वो कब होता है हमारा, जब हमारे को क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर। और पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, हम इसको, इसमें एक होता है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक, और एक हमारा होता है ड्यूओडिनल अल्सर, ड्यूओडिनल अल्सर। जब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक की, तो गैस्ट्रिक का जो पेन होता है वो हमारा लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में, या फिर हम बोले कि हमारा लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम रीजन के अंदर इसका पेन होता है। लेकिन जो हमारा ड्यूडिनल का पेन होता है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, मिड एपिगैस्ट्रियम में। मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो पेन होगा वो हमारा किसका होगा, ड्यूडिनल अल्सर का होगा। और लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन बोले या लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में जो होता है हमारा पेन किसका होता है, हमारा पेन होता है गैस्ट्रिक अल्सर का। अब यहाँ पे है कि अल्सर परफोरेशन, कि अगर पेशेंट को अल्सर परफोरेट हुआ है और पेशेंट का जो पेन है वो कहाँ, मिड एपिगैस्ट्रिक में है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो हमारा स्टमक है, स्टमक का कौन सा पार्ट होता है हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे पार्ट होगा ड्यूडिनम। और ड्यूडिनम पार्ट जो होता है उसके अंदर क्या होगा, अल्सर। तो ये हमारा क्या है, पेप्टिक अल्सर का कौन सा है, ड्यूडिनल अल्सर। और ड्यूडिनल अल्सर जो होता है हमारा मोस्ट कॉमन अल्सर होता है। अगर हम पेप्टिक अल्सर में कुछ पूछे कि मोस्ट कॉमन अल्सर कौन सा है, तो हमारा क्या होगा, ड्यूडिनल अल्सर। और अल्सर जब परफोरेट होता है, परफोरेशन का मतलब क्या हुआ, कि जब हमारा अल्सर हुआ था तो उसने हमारे इसमें 4 लेयर है। मस्कुलरिस सबसे पहले है म्यूकोसा लेयर, फिर हमारी होती है सब म्यूकोसा, फिर हमारी होती है मस्कुलरिस लेयर, और फिर हमारी लास्ट में होती है सिरोसा। तो हमारी मस्कुलरिस जो लेयर है इसके अंदर और सब मस्कुलरिस के अंदर, इसमें क्या होता है, हमारी नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। जब हमारा अल्सर होते हैं तो अल्सर किसको, किसके ऊपर, उसमें टीयर की वजह से होता है, हमारी म्यूकोसा के अंदर। यानी कि जब म्यूकोसा के अंदर क्या होता है, टीयर होता है, तो उस वजह से हमारा क्या होगा, यानी कि ये हमारी क्या है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा में अगर टीयर हुआ तो उसकी वजह से हमारा अल्सर होता है। लेकिन अगर यही अल्सर हमारा डीप चला जाए, यानी कि ये किसको इन्वॉल्व करे, सब म्यूकोसा को और मस्कुलरिस को। यानी अगर हम जो बात टीयर की कर रहे हैं, जो टीयर होगा वो हमारा कहाँ तक होगा, मस्कुलरिस तक होगा। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। और एसोसिएटिव नर्व सप्लाई जो होती है वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर फैली हुई होती है, जिसकी वजह से हमारा जब अल्सर परफोरेट होगा, हम हमारा अल्सर जब परफोरेट होगा तो पेन कहाँ पे रेडिएट होगा, हमारा राइट शोल्डर में। और पेन जो सडन होगा, कि जैसे हमारा अगर अल्सर परफोरेशन हुआ, किसी भी रीजन की वजह से अल्सर परफोरेट होगा, तो पेन जो होगा क्या होगा, सडन होगा। क्योंकि हमारा एचसीएल जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो क्या करेगा, नर्व को इरिटेट करेगा, और नर्व जो इरिटेट होगी तो हमारा क्या होगा, पेन रेडिएट होगा। और कहाँ पे रेडिएट होगा, राइट शोल्डर में। तो हमारा इसका आंसर होगा अल्सर परफोरेशन। या फिर अगर कोई पूछे कि इसका अल्सर परफोरेशन में भी कौन सा होगा, तो हमारा होगा ड्यूओडिनल अल्सर परफोरेशन, ड्यूओडिनल अल्सर परफोरेशन। तो यहाँ तक समझ में आया कि हमारा जो पेन हो रहा है वो मिड एपिगैस्ट्रिक में किस वजह से हो रहा है और क्यों रेडिएट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बिलो विल लीड टू एडिमा।
तो इसमें क्या होगा कि हमारा प्लाज्मा का कितना लेवल होना चाहिए, नॉर्मल लेवल कितना होता है और कितना कम होगा तो वो हमारे को एडिमा लीड करेगा। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं, तो थिंक योर आंसर कि आपका आंसर क्या है। फर्स्ट वन हम बात करते हैं नॉर्मल प्लाज्मा लेवल की, नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल, कि नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल जो है वो हमारा कितना होता है। तो नॉर्मल हम टोटल प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि टोटल प्रोटीन लेवल जो है वो हमारा कितना होता है, तो हमारा होता है 6.0, मतलब हम बोलेंगे हमारा लेवल कितना होगा 6.0 टू 8.4 mg पर डीएल, ग्राम पर डीएल। तो हमारा कितना होगा 6.0 टू 8.4 ग्राम पर डीएल। अब हमारा कितना लेवल हो जाए कि ये एडिमा को लीड करे, मतलब एडिमा का क्या होगा कि फ्लूइड जो है, फ्लूइड किस में शिफ्ट हो जाए, हमारा इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए। तो हमारा कितना लेवल होना चाहिए। प्रोटीन जो होती है हमारी, उस प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का मेन फंक्शन है ओस्मोटिक प्रेशर को बना के रखना, ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ये हमारा इसका काम है प्रोटीन का। अब प्रोटीन अगर किसी पेशेंट के अंदर कम होगी तो उसका क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, और ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो वो किसको लीड करेगा, हमारा एडिमा को। अब लेवल कितना होना चाहिए, अगर 8 से, तो 8 तो हमारा नॉर्मल के अंदर है, 8 7 और 6 जो है वो अबाउ 6 भी नॉर्मल, तो मतलब ये तीनों जो है ये 6 से अबाउ और 8.4 से ये हमारा किसमें आता है, नॉर्मल का। तो ये तो जो लेवल है वो हमारा किसके अंदर है, नॉर्मल के अंदर है। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्लाज्मा का लेवल है वो कितना होना चाहिए, हमारा 5 से कम, यानी प्लाज्मा प्रोटीन का जो लेवल है, प्लाज्मा प्रोटीन अगर हमारा लेस देन 5 ग्राम पर डीएल है तो इसका ये क्या लीड करेगा, हमारा एडिमा को लीड करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें जो मेन रीजन, जो मेन रोल जो होता है, मेन रोल किसके अंदर, ऑनकोटिक प्रेशर के अंदर, तो वो कौन किसका होता है, हमारा एल्बुमिन का। इसमें हमारा मेन रोल किसका होता है, हमारा एल्बुमिन का। और नॉर्मल लेवल कितना होता है एल्बुमिन का, 3.4 टू 5.4 वही ग्राम पर डीएल। ये कितना किसका लेवल होता है, हमारा एल्बुमिन का 3.4 टू 5.4 ग्राम पर डीएल इसका नॉर्मल लेवल होता है। अगर इसका लेवल लेस देन 2 ग्राम पर डीएल हो जाए, कितना हो जाए, लेस देन 2 ग्राम पर डीएल हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये पेशेंट के अंदर ये भी क्या करेगी, एडिमा लीड करेगी। एल्बुमिन, एल्बुमिन नॉर्मल होती है हमारी 3.4 ग्राम, 3.4 टू 5.4 ग्राम पर डीएल। अगर इसका लेवल लेस देन 2 ग्राम पर डीएल हो जाए तो ये क्या लीड करेगी, हमारा एडिमा। तो ये हमारा लीड करेगी एडिमा, एडिमा को लीड करेगी। और अगर प्रोटीन का लेवल, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल किससे कम हो जाए, 5 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए, तो वो टोटल प्रोटीन, तो ये क्या लीड करेगा, एडिमा। और इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, 6 टू 8.4 ग्राम पर डीएल। तो याद रखना कि जो मतलब अगर प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल इससे कम हो जाए 5 से, तो वो क्या करेगा, हमारा एडिमा कोज करेगा। बाकी जो भी जितने भी ऑप्शन हमारे इसमें, वो सारे किसके अंदर है, हमारे नॉर्मल वैल्यू है, वो इन सबकी क्या है, नॉर्मल वैल्यू है। तो ये हमारा था प्लाज्मा प्रोटीन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, विच मैन्यूवर इज डन टू टेम्परेरीली स्टॉप इन एडवर्ट ब्लीडिंग ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। यानी कि किसी पेशेंट की क्या हुई है, कोलिसिस्टेक्टमी हुई है, तो उसकी टेम्परेरी ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें क्या मैन्यूवर यूज करेंगे। तो थिंक योर आंसर अबाउट इट, कि आपका आंसर क्या होगा। फर्स्ट वन हम बात करते हैं, जब भी हम कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। जब भी हम इसको गोल ब्लैडर को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इस सर्जिकल प्रोसीजर में हमारा क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग जो होती है, हमें पता है कि जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई है किसकी, लीवर की, वो कहां से आती है, एक तो हिपैटिक आर्टरी से, हिपैटिक आर्टरी से, सेकंड वन हमारी पोर्टल वेन से। हमारी जो 20% जो ब्लड सप्लाई होती है, 20% ब्लड सप्लाई तो करती है कौन, हिपैटिक आर्टरी। बची हुई 80% जो होती है वो करती है हमारी पोर्टल वेन। और ये हिपैटिक आर्टरी जो करती है, ये क्या करती है, सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है किसको, लीवर को। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोर्टल वेन कहां से आती है, जो भी हमारी एंटेरिक वेन्स जो होती हैं, वो क्या करती है, मिलके पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती है। और पोर्टल वेन के अंदर क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसके, न्यूट्रिएंट रिच जो हमारी वेन होती है वो कौन सी होती है, पोर्टल वेन। और ये किसके अंदर जाती है, हमारी लीवर के अंदर। तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है लीवर की, वो मेन क्या है, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। जिसमें मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, जिससे मोस्ट कॉमन सप्लाई होती है, पोर्टल वेन। और ये क्या होती है, हमारी हिपैटिक आर्टरी। नहीं, हमारा क्वेश्चन है कि हम क्या मैन्यूवर यूज करें कि जिससे हमारी ब्लीडिंग कम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे को, हम इसके अंदर क्या होता है, एक लिगामेंट होता है। लिगामेंट का नाम क्या है, लिगामेंट का नाम है हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट, हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट। ये क्या करता है, लीवर और ड्यूडिनम को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। और इस लिगामेंट के अंदर हमारा क्या होता है, इस लिगामेंट से ये दोनों चीजें गुजरती हैं, पास होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या क्या जाएंगे, पोर्टल वेन और हमारी हिपैटिक आर्टरी।
अब हमें क्या करना होगा, अगर ब्लीडिंग को रोकना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को बंद करना होगा। अगर इन दोनों को बंद करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस हिपेटोड्यूडिनल लिगामेंट को क्लोज कर देंगे या इसको टाई कर देंगे, या फिर हम कहेंगे इसको टेम्परेरी किसी फोर्सेप की वजह से, फोर्सेप की हेल्प से इसको बंद कर देंगे। इस हिपेटोड्यूडिनल लिगामेंट को बंद करने वाला जो मैन्यूवर है, इस मैन्यूवर का नाम है हमारा प्रिंगल मैन्यूवर। प्रिंगल मैन्यूवर, इसको हम बोलेंगे प्रिंगल मैन्यूवर। और ये प्रिंगल मैन्यूवर, इसका अंदर क्या करते हैं हम, हिपेटोड्यूडिनल हमारा जो लिगामेंट है इसको क्लोज करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमारी पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी जो है दोनों बंद हो जाएंगी। जब वो दोनों बंद होगी तो हमारा जो है कोलेसिस्टेक्टमी के दौरान या हमारा गोल ब्लैडर रिमूवल के दौरान क्या होगा, हमारा ब्लीडिंग रुकेगी। इसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग कम हो जाएगी या ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा आंसर होगा प्रिंगल मैन्यूवर। यानी प्रिंगल मैन्यूवर में हम क्या करेंगे, हम इसको हिपेटोड्यूडिनल लिगामेंट को क्लोज कर देंगे या बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, उसने ये नहीं पूछा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसने पूछा है कि जो हमारे सिम्टम्स आते हैं इन्फ्लामेशन के, उनकी मैकेनिज्म क्या है, कि वो सिम्टम्स क्यों आते हैं, इसने उसके बारे में पूछा है। तो मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, तो हमारा जो है रेडनेस एंड पेन, रेडनेस एंड पेन जो है वो उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, इन्फ्लामेशन का। और पेनसाइटोपिनिया, पेनसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, हमारी ब्लड सेल्स जो होती है उनका काउंट क्या हो जाता है, ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पेनसाइटोपिनिया। इसमें हमारी तीनों ब्लड सेल्स जो होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट्स, तीनों का काउंट क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम बोलते हैं पेनसाइटोपिनिया। स्पॉन्जी बोन मैरो, अगर ये कंडीशन हो जाए तो भी हमारा क्या होता है, ये पेनसाइटोपिनिया को ही लीड करेगा। अब उसने पूछा है कि मैकेनिज्म बिहाइंड द, जब हमारा इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी जो वेसल्स है, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है। जब इनके अंदर अगर ब्लड फ्लो हो रहा होता है और अगर हमारा कोई भी ट्रोमेटिक इंजरी हुई या फिर कुछ भी हुआ या एलर्जी कंडीशन हुई, तो उस वजह से क्या होता है, ये इन ब्लड वेसल्स की क्या होती है, एक तो इनका डायलेशन हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड क्या होता है, रुकने लग जाता है। दूसरा, इनकी जो परमिएबिलिटी होती है, इनके एक्वापोरियंस जो होते हैं वेसल्स के, वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, या हम बोले कि इन वेसल्स के से आउट हो जाता है। जब इनसे बाहर चला जाएगा तो ये किसको लीड करेगा, हमारा इडिमा को। इसलिए जहाँ पे भी हमारा ट्रॉमा होता है या फिर एलर्जिक रिएक्शंस होती है, वहाँ पे हमारे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन क्या होता है कि हमारा जब भी हमारी वेसल्स डायलेट होते हैं या वेसल्स की परमिएबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से हमारा फ्लूइड क्या होता है, हमारे वेसल्स जो होती है उनको लीव कर देता है या छोड़ देता है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। रैकेट कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, इन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इन्फ्लामेशन या इडिमा होता है। तो हमारा वेसोडाइलेशन जो है, यानी कि वेसल्स जो है वो क्या होते हैं, बढ़, उनकी साइज जो होता है, उनका डायमीटर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेसोडाइलेशन। और दूसरा, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, यानी कि वेस्कुलर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्लड जो मतलब बह रहा होता है, वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, बाहर नहीं जाता, क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन इन ट्रोमा की वजह से या एलर्जेंस की वजह से या फिर इन टॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है, इनके अंदर इसकी परमिएबिलिटी जो होती है, वेसल्स की वॉल्स की जो परमिएबिलिटी होती है ये इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड क्या कर जाता है, लीक कर जाता है। और जब ये फ्लूइड लीक करता है तो हमारा क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो हमारा इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब भी हमारा वेसोडाइलेशन होता है या वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस वजह से क्या होगा, हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा। तो ये था हमारा कि हमारी कैरेक्टर इसका एक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से जो होता है क्या होता है, मतलब किसकी वजह से हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इज, कि हमारा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल क्या है, हम किसको बोलते हैं, जब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके अंदर आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके अंदर हमारे आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। क्वेश्चन है कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इज, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे फूड का बल्क जो होता है प्रोवाइड बल्क ऑफ फूड, यानी कि फूड जो बल्क में होता है, या प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल के अंदर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो आ रहा है, इनकी वजह से हमारा फूड जो होता है मिलकर बना होता है, इन तीनों से फूड मिलकर बना होता है, तो ये हमारे क्या होता है, फूड का बल्क बनाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये जो होते हैं इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, मोर होता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स, और ये क्या होता है, हमें लेस अमाउंट में,
या हम बोले कम अमाउंट में इनकी जरूरत होती है। तो ये थे हमारा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल क्या है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। और क्यों? क्योंकि ये हमारे फूड का क्या बनाते हैं, बल्क बनाते हैं, इस वजह से। तो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके एग्जांपल हैं विटामिन एंड मिनरल्स। और ये क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, जो हमारे कम अमाउंट में चाहिए, वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच फूड कैटेगरी कम्स अंडर प्रोटेक्टिव फूड। जब हम फूड के फूड को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें एक टाइप होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड अकॉर्डिंग प्रीडोमिनेंट फंक्शन। प्रीडोमिनेंट प्रीडोमिनेंट फंक्शन। जब हम फूड को क्लासिफाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीडोमिनेंट फंक्शन ऑफ फूड, द फूड इज क्लासिफाइड इनटू द थ्री कैटेगरीज। हम फूड को क्या करते हैं, तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। दूसरा हमारा होता है एनर्जी प्रोवाइडर फूड। तीसरा हमारा जो होता है, फर्स्ट वन हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी प्रोवाइडर, और तीसरा हमारा होता है कि प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में वो फूड आता है जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, बॉडी का मतलब बॉडी फॉर्मेशन होता है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हमारे प्रोटीन, जिनके अंदर हाईली प्रोटीन होती है, हाई प्रोटीन सब्सटेंसेस जो होते हैं, हाई प्रोटीन सब्सटेंसेस, वो हमारा क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आते हैं। जिनमें हमारे क्या होते हैं, पल्सेस है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, एग है, ये हमारा सारा किसके अंदर आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर। यानी कि हम जब हम बॉडी बिल्डिंग फूड की बात करते हैं तो ये जिनके अंदर हाई प्रोटीन होती है, प्रोटीन किसके लिए होती है, मसल डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, इसलिए प्रोटीन हमारी जो जिसमें हाई प्रोटीन, वो बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर। एनर्जी के अंदर क्या आता है, जिस मतलब जिस फूड कंटेंट से या जिन फूड सब्सटेंसेस से हमें एनर्जी मिलती हो, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइडर फूड के अंदर आते हैं। तो उसमें कौन सा आता है हमारा, हमारे सीरियल्स आते हैं, सीरियल्स हैं, हमारी शुगर है, शुगर है, उसके अलावा हमारा फैट है, एंड फैट एंड ऑयल्स, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारे एनर्जी प्रोवाइडर के अंदर आते हैं। ये सारे हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अगला आता है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इनमें आते हैं हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नहीं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स किसके अंदर आते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव फूड के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच फूड कैटेगरी कम्स अंडर प्रोटेक्टिव फूड। तो हमारा प्रोटेक्टिव फूड में कौन सा था, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स किसके अंदर आता है, हमारा प्रोटेक्टिव फूड के अंदर। तो हमारा वेजिटेबल एंड फ्रूट, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी हमारा है प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाइल प्रोवाइडिंग केयर टू ए पेशेंट विद हेपेटाइटिस। जब भी हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो उसकी पेशेंट की केयर करने में नर्स को क्या स्पेशल प्रिकॉशन करना होगा। हेपेटाइटिस वाला पेशेंट है जो वार्ड के अंदर एडमिट है और एक नर्स उसको केयर कर रही है, तो नर्स क्या केयर करेगी हेपेटाइटिस पेशेंट वाले के लिए। तो हम बात करते हैं पहले हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द हेपेटोसाइट्स, और हेपेटोसाइट्स कहाँ होती है, लीवर के अंदर। तो हम बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस के लिए वायरल कोज जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। वायरल हेपेटाइटिस जो होता है मेजर होता है, और उसमें क्या होता है, 5 वायरस जो होते हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितने हैं, 5 वायरस। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये जो 2 वायरस हैं, ये क्या होते हैं, हमारे फीको ओरल रूट के थ्रू फैलते हैं, फीको ओरल रूट के थ्रू। और हमारा जो हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी, ये हमारे क्या होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, एनएसआई निडलिस्टिक इंजरी से, जो हमारे इनकी वजह से ये होता है। हेपेटाइटिस डी जो होता है, हेपेटाइटिस डी हमेशा किसके लिए, किसके साथ होता है, हमारा हेपेटाइटिस बी के साथ में। यानी कि हेपेटाइटिस डी कभी भी अकेला नहीं होता। अगर हमें हेपेटाइटिस डी होता है, हेपेटाइटिस डी क्या होता है, इसके अंदर इसका खुद का एनवल्प नहीं होता, तो ये क्या करता है, एज ए एनवल्प किसको यूज करता है, हेपेटाइटिस बी को। और हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी जब होता है तो हम जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो वो हमें किससे प्रिवेंट करता है, हेपेटाइटिस डी से भी प्रिवेंट करता है। यानी कि किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसको चांसेस है कि हेपेटाइटिस डी हो जाए, लेकिन हेपेटाइटिस डी कभी भी सिंगल नहीं होगा, कभी भी सिंगल नहीं होगा। और जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है, ये जो फीको ओरल रूट से फैलते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट होंगे किसमें, एक्यूट इनका इन्फेक्शन होता है। ऑलवेज इनका इन्फेक्शन कैसा होगा, एक्यूट होगा। लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो है वो इन्फेक्शन होगा। हेपेटाइटिस बी और सी हमेशा किसमें हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकते हैं, मे बी क्रोनिक इन फ्यूचर।
कि अभी मान लो एक्यूट कंडीशन है, लेकिन ये कभी तो क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ई ए और हेपेटाइटिस ई ये कभी भी क्या होंगे, क्रोनिक कन्वर्ट नहीं होंगे, ये हमेशा कैसे ही रहेंगे, हमारे एक्यूट रहेंगे। यानी कि ये दोनों जो होंगे हमेशा कैसे होंगे, ऑलवेज ऑलवेज एक्यूट। कभी भी इनका क्या होगा, क्रोनिक मोड नहीं होगा, कभी भी क्रोनिक में कन्वर्ट नहीं होंगे। जबकि हेपेटाइटिस बी एंड सी क्या होंगे, कैन बी कन्वर्ट इन क्रोनिक हेपेटाइटिस या क्रोनिक इन्फेक्शन, या हमारा किसके अंदर हो सकते हैं, क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमारा इसने पूछा है कि नर्स जो केयर कर रही है हेपेटाइटिस की, वो क्या करेगी, प्रिवेंट ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। फीको ओरल रूट से हो रहा है, लेकिन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एयरबोर्न नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या होगा कि ये नर्स नहीं करेगी। कैन यूज क्वेश्चन वहन ब्रिंगिंग फूड फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए अगर फूड ला रही है उसके लिए वो क्वेश्चन यूज करेगी, तो ये भी क्या होगा, ठीक नहीं है। वियर मास्क एंड गाउन वहन एंटरिंग इनटू द, ऐसा तो कोई इन्फेक्शन ही नहीं है कि जो मतलब हेपेटाइटिस ऐसा इन्फेक्शन नहीं है जिसकी वजह से हमें वियर गाउन और मास्क पहनने की जरूरत हो, तो ये भी नहीं होगा। यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग बेडपान, हाँ ये हमारा जो है अभी हमने बात की कि जो कौन से रूट से फैलते हैं, फीको ओरल रूट से। और फीको ओरल रूट में क्या होता है, अगर कंटामिनेटेड वाटर या फूड जो होता है उसकी वजह से ये होते हैं। और हमारा जो फूड होता है, अगर पेशेंट का जो स्टूल जो होता है वो क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है। अगर नर्स अगर उसको बिना ग्लव्स के रिमूव कर रही है, तो वो क्या करेगी, उस कंटामिनेटेड को, उस कंटामिनेशन को स्प्रेड करेगी, उस इन्फेक्शन को स्प्रेड करेगी। इसलिए उसको क्या है कि हमारा यूज ग्लव्स वाइल रिमूविंग बेड पान, जब उस पेशेंट को अगर स्टूल मतलब जो स्टूल पास कर रहा है, अगर वो बेड रिडन पेशेंट है और बेड पे ही स्टूल पास कर रहा है, उसका बेड पान अगर नर्स हटा रही है, तो वो क्या करेगी, हमेशा ग्लव्स पहनेगी ताकि उस इन्फेक्शन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। तो ये था हमारा आज का